9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to my YouTube channel Oral Odyssey. अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरल ओडेसी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है मुझे मिस तो बहुत किया। चलें आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू द BDS थर्ड ईयर, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हम BDS थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। उसके अलावा कौन कौन से हम थ्योरी एग्ज़ाम्स देंगे, हमने कितने थ्योरी एग्ज़ाम्स देने हैं और किसकी कितनी परसेंटेज है, कितने मार्क्स हैं। उसके अलावा हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होंगे जब हम रोटेशंस में जाएंगे, पेशेंट्स कितने करने हैं हमने हर डिपार्टमेंट में। उसके अलावा मैनुअल्स या कॉपीज़ कैसे तैयार करनी है। तो ये सारा कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने बुक्स कौन सी देखनी है, कितने सब्जेक्ट्स हैं और किन सब्जेक्ट्स का कितना मार्क्स का पेपर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पेरियोडोंटोलॉजी, ओरल मेडिसिन, ओरल पैथोलॉजी। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि इनकी मेन बुक्स कौन सी हैं और हम शॉर्ट बुक्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं। जी तो सबसे पहले आ जाती है जनरल सर्जरी। अब जनरल सर्जरी की हमारे पास होती है दो बुक्स। इसकी जो मेन बुक होती है वो हमारे पास होती है बेली एंड लव, जिसमें से हमने कुछ पार्ट जो है वो करना होता है क्योंकि हम BDS के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हमने बेली एंड लव से करने होते हैं, जबकि जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हमने शॉर्ट बुक जो है अब्दुल वहाब टॉगर इससे भी कर ले तो हमारा पेपर ईजिली पास हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मार्क्स की। तो जो हमारे जनरल सर्जरी के मार्क्स हैं वो हमारे पास 100 वाइवा हाउस के होते हैं और 100 हमारे पास रिटन के होते हैं, जिसमें दोनों में 10-10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। उसके अलावा जो 90 है रिटन जो है थ्योरी एग्जाम वो 45 नंबर का हमारा MCQs होते हैं, 45 नंबर के हमारे पास SCQs क्वेश्चन होते हैं। और जबकि हमारे पास जो वाइवा हाउस होती है उसमें हमारे पास जो है वो हाफ मार्क्स जो है वो वाइवा और के होते हैं और हाफ जो है OSPI में। और वाइवा में भी आगे फर्दर डिवीजन होती है जिसमें कुछ मार्क्स हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल के पास होते हैं, कुछ इंटरनल के पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनरल मेडिसिन। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्दर जो है वो दो बुक्स होती हैं। एक हमारे पास होती है डेविडसन, दूसरी हमारे पास होती है इरफान मसूद। डेविडसन इसकी मेन बुक है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो BDS में वैसे तो इरफान मसूद से भी पेपर पास हो जाता है, लेकिन अगर मतलब आपने पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है और आपने डिस्टिंक्शन लेनी है तो डेविडसन इसकी मेन बुक है, आपको वहीं से, और रेफरेंस बुक है आपको वहीं से पढ़ना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने पेपर पास करना है तो इरफान मसूद से भी पेपर पास हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पेरियोडोंटोलॉजी। पेरियोडोंटोलॉजी के लिए हमारे पास एक ही उसकी रेफरेंस बुक मेन बुक कैरेंसा है। ठीक है, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है मेरे ख्याल से 14th एडिशन आया हुआ है वो आप अच्छा। और इसके मार्क्स की डिवीजन भी ऐसे ही है कि 100 जो है वो रिटन की और 100 जो है वो वाइवा हाउस की है, सेम जैसे कि हमारे पास जनरल मेडिसिन की थी। ठीक है, और उसके अलावा अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है ओरल मेडिसिन। अब ओरल मेडिसिन की जो हमारे पास बुक है ना वो टिल डिस्ले है। ठीक है, टिल डिस्ले में हमारे पास क्या होता है कि जो इसकी बुक है ये 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें 50 हमारे पास रिटन होता है, 50 हमारे पास जो है वो वाइवा OSPI के लिए होता है। ठीक है, उसके मार्क्स की डिवीजन हमारे पास टोटल जो है वो 100 होती है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है ना वो हमारे पास आ जाता है ओरल पैथोलॉजी। अब ओरल पैथोलॉजी की जो हमारे पास बुक है ना वो आती है कंटेम्परेरी। ठीक है, ये इसके हमारे पास रेफरेंस बुक भी है और ये हम यूज़ भी करते हैं BDS वाले। ठीक है, अब ओरल पैथोलॉजी में ना हमने इसके 12 चैप्टर्स होते हैं, 12 के 12 पढ़ने होते हैं, 15 इसके SCQ है, इसके भी 200 मार्क्स का पेपर होता है, सेम एज इट इज़ इसकी पुरानी डिवीजन है। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बच्चों को लगती है और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती भी है वो ओरल पैथोलॉजी होती है, क्योंकि इसमें आपको जितनी दफ़ा ज़्यादा मर्जी दफ़ा याद करो आपको फिर भूल जाता है। तो फिर सबसे ज़्यादा जो टाइम लेती है वो ओरल पैथोलॉजी रहती है। और जहाँ तक अगर डिस्टिंक्शंस की बात आए तो ओरल मेडिसिन जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा आसान होता है डिस्टिंक्शंस लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में हम हर सब्जेक्ट को देख लेते हैं, जैसे जनरल मेडिसिन है और जनरल सर्जरी है। इसके हमने जो प्रैक्टिकल्स में क्या करना होता है कि हमारी वीक में एक दिन, हमारे जिस मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ मैं उसके मुताबिक बता रही हूँ। ठीक है, कि वीक में जो है हमारी एक दिन वार्ड होती है और वार्ड में आपने जाकर क्या करना होता है जनरल मेडिसिन में। अब जनरल मेडिसिन होता क्या है, इसमें आपने देखना होता है कि आपको फुल बॉडी में जो भी बॉडी में डिजीज़ है उनकी मेडिकेशन क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, और अब ये वार्ड में जाकर हमने क्या करना होता है, हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट की एग्जामिनेशन लेनी होती है। ठीक है, एग्जामिन करना होता है उसको, एक्सरेज वो हमें दिखाते हैं कि हमने एक्सरेज को कैसे डिटरमिन करना है। उसके अलावा ब्लड रिपोर्ट्स दिखाते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स को हमने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना होता, लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि BDS और डेंटिस्ट के लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा इमरजेंसी टेक्निक्स बताते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट आया, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है या उसको डायबिटीज़ है या उसको हेपेटाइटिस की कोई टाइप है, तो आपने उस सिचुएशन में इसको कैसे करना है, हो सकता है सिनकपी हो जाए पेशेंट को, तो आपने इस सारी चीज़ों को ना डिटेल में देखना होता है। ठीक है, आपने वार्ड में जाकर सिर्फ यही काम करना होता है। आपकी वीक में एक दिन वार्ड होती है, जनरल मेडिसिन की भी एक दिन होती है और फिर रैंडम डे पे आपकी जनरल सर्जरी की भी होती है। ठीक है, सेम ऐसे आपने सर्जरी में क्या करना होता है कि सर्जरी रिलेटेड होती है, पेशेंट्स की सर्जरी हुई होती है वार्ड में, वो आपको बताता है उसको क्या हुआ, उसकी सर्जरी किस बेस पे हुई, किस तरह से। तो आपका प्रैक्टिकल्स में ना एज सच इतना कोई काम नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात ये आ गई कि हमारे पास आज उसके बाद आती है ओरल पैथोलॉजी। अब ओरल पैथोलॉजी क्या है, ओरल पैथोलॉजी के लिए ना हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है ओरल मिकोजा का। ठीक है, अब हमने जाहिर सी बात है ओरल मिकोजा, ओरल कैविटी में हमने उसको नॉर्मल पढ़ना होगा, फिर हमें पता चलेगा ना कि अच्छा ये डिजीज़ आई है, ओरल पैथोलॉजी हुई है, तो पहले नॉर्मल ये था तो अब उससे क्या डिफरेंस आया है, तो अब पैथोलॉजी में ये हो गया। ठीक है, इसके लिए आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ा करेंगे ओरल पैथोलॉजी में कि उसमें हमारे पास क्या क्या डिफरेंस आया है और उसके बाद पैथोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका। ओरल मेडिसिन में भी आप यही देखते हैं, ओरल मेडिसिन में हिस्ट्री लेनी होती है, आपकी वार्ड होती है, आपने OPD में जाना होता है। और ये हमारी तरफ तो 3 दिन होती है, रोटेशन जिसे कहते हैं, हमारी तरफ 3 दिन होती है, जो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड किए होते हैं उन्होंने, जो ओरल मेडिसिन में भी एक ग्रुप उनमें से जाता है। और पैरियो में भी सेम आपने स्केलिंग करनी होती है। थर्ड ईयर में आपको मैनुअल स्केलिंग सिखाते हैं, जबकि फाइनल ईयर में जाकर आपको अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी सिखाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारी रोटेशंस किस हिसाब से। अब ना हमारी रोटेशंस होती हैं, हम मेरे मेडिकल कॉलेज में ना 50 की स्ट्रेंथ है, तो 10 बच्चों को 10 बच्चों को 5 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। अब 5 जगह आपकी रोटेशन होनी होती है। एक ऑपरेटिव होती है, दूसरी हमारे पास जो है वो OMFS में होती है, तीसरी हमारे पास OPD में होती है, चौथी प्रोस्टोडोंटिक्स में होती है,
5वीं जो होती है वो पेरियोडोंटोलॉजी में होती है। तो इस तरह से हर बैच जो है ना वो 2-2 महीने हर डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उसकी रोटेशन चेंज होकर दूसरे में हो जाती है, तीसरे में, इसी तरह 5 में आपने अपनी रोटेशन करनी होती है। किसी की किसी जगह पहली है, मेरी जो सबसे पहली है वो ऑपरेटिव है, ठीक है, और इसके बाद अब मेरी जो होगी वो पेरियो में होगी जहाँ मैंने स्केलिंग करनी है। तो अब ऑपरेटिव में सबसे पहले आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए? आपके पास यूनिट होना चाहिए फैंटम लैब में, ठीक है, टाइफोडॉन्ट्स होने चाहिए जिसके ऊपर आपने क्लासेस बनानी है, क्लास 1 कैविटी भी बनानी होती है, 3 हर तरफ कोटा सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमने क्लास 1 भी 3 बनानी है, क्लास 2 भी 3 बनानी है, क्लास 3, 4, 5 सारी हमने 3 बनाकर उसको चेक कराना और अपना ये कोटा थर्ड ईयर में कंप्लीट करना है। अगर हम ये कोटा थर्ड ईयर में कंप्लीट नहीं करते तो हमें फाइनल ईयर के पेशेंट्स नहीं करने दिए जाते। तो ये हमारा हो गया जो है वो ऑपरेटिव का। उसके बाद दूसरी आ जाती है पेरियोडोंटोलॉजी। उसमें हमने क्या करना होता है? पेरियो में हमने स्केलिंग करनी होती है, मैनुअल स्केलिंग दिखाते हैं, उसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, उसमें पेरियो के इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं माउथ मीटर वगैरह आ जाता है और क्यूरेट सेट्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो जैसे जैसे आगे होंगे तो मैं आपको डिटेल में बताती जाऊँगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्तो में आपने पार्शियल डेंचर बनाना होता है, कंप्लीट डेंचर पार्शियल आप थर्ड ईयर में बना लेते हो, कंप्लीट आप फाइनल ईयर में बना लेते हो। उसके अलावा आपने क्या उसमें जाना होता है एक्सो में, जहाँ आपने जाकर सिर्फ थर्ड ईयर में आपका काम क्या होता है कि लोकल एनेस्थीसिया लगाना सीखना है, आपने उसको फील कैसे करना है, आपको नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको ब्लॉक्स के पता होना चाहिए, नर्व ब्लॉक कौन कौन सा आपने करना होता है। आपका थर्ड ईयर में सिर्फ आपने एलए लगाना सीखना होता है। उसके बाद ओपीडी में आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, आपने देखना है उसकी सारी बहुत हर चीज़ में आपने उसके सारे दांतों को जो है वो अच्छी तरह से उसको एग्जामिन कर लेना। और जब आपने एग्जामिनेशन आपकी हो जाएगी अच्छी तरह से, ठीक है, उसके बाद आपने उसे रेफर करना है कि आया उसका दांत जो है वो जो है एक्सट्रैक्शन होनी है तो उसको एक्सो में आप रेफर कर दें। अगर उसके जिंजिवाइटिस हुआ है, पेरियोडोंटाइटिस हुआ तो आप उसको पेरियो में कर दें। अगर उसकी फीलिंग होनी है तो आप उसे ऑपरेटिव में कर दें। तो इस तरह आप डिफरेंट रेफर कर देते हैं। और ये कोटा आपका 60 होता है, वैसे तो हमारे कॉलेज में 60 है, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है तो 30-40 भी हो जाए तो वो आपका कोटा जो है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि पेशेंट्स का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता, जिस वजह से आपका ये भी हो जाए तो मोर देन इनफ है, ठीक है। पेशेंट्स हमारे पास ईच डिपार्टमेंट में कितने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि 60 होते हैं, आपने 60 कोटा करने होते हैं, ठीक है। और अभी आपने 40 भी हो जाए, 30 भी हो जाए तो मोर देन इनफ होता है। उसके अलावा मैनुअल्स ऐसा जो है वो कोई इतना थर्ड ईयर में भी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसमें बस ये कि आपने प्रैक्टिकल कॉपीज ओरल पैथोलॉजी की होती है जिसमें आपने बनानी होती है रेडियोग्राफिक फीचर्स, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स आपने बनानी होती है, ड्रा करनी होती है, और आपके उसके कॉपी के मार्क्स होते हैं। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं आपको सही तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। और मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी किसी न किसी तरह से काम आ सके। और नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट में करें कि आप क्या चाहते हैं, अदरवाइज मैं तो वीडियो पोस्ट करती होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।